हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम आईसीटी का पार्ट सेकंड जो है इसको करेंगे। पार्ट 2 करने वाले हैं, यानी कि पार्ट 1 हमने आईसीटी के क्वेश्चंस का ऑलरेडी कर लिया है। जिसने वो पार्ट नहीं देखा है आप जाके उस पार्ट को जरूर से देख लेना, ठीक है। पार्ट 2 में भी आज हम 10 से 12 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू हम यहाँ पे नए नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और कॉन्सेप्ट के पीछे क्या क्या टॉपिक्स हैं उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे और वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो हम क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर, मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट। 2 सालों का मुझे ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने 1000+ स्टूडेंट्स को पर्सनली मेंटोर किया है और पॉलिटिकल साइंस मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चों ने इसको ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ है। यहाँ पे हमारी जो क्लासेस की लिंक वगैरह होती है, जो क्लासेस की पीडीएफ वगैरह होते हैं, फ्री नोट्स वगैरह मैं अपलोड करती हूँ, वो मैं सब यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। तो आप मेक श्योर करना कि आप इस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लासेस की सारी है ना लिंक वगैरह मिल जाती है, सारी प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाती है, क्लासेस की सारी जानकारी हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। सो मेक श्योर कि आप दोनों ही चैनल्स को याद से ज्वाइन कर लो ताकि आपसे कोई भी जानकारी जो है वो मिस ना हो, ठीक है। हम शुरू करेंगे 11th क्वेश्चन। इससे पहले वाला जो था वहां तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब आज हम 12th क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। अब आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चंस जो है वो सही होते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से इंटरनेट सुविधाओं की सही है ना कालक्रम की पहचान करनी है। IMDB, गूगल, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन या फिर IMDB, लिंक्डइन, गूगल, यूट्यूब, IMDB या फिर नन ऑफ दीज। आपको यहाँ पे पहचानना है कि सही क्रोनोलॉजी कौन सी है इंटरनेट फैसिलिटीज की, क्या कौन जो है वो कब कब आया है, उसके आधार पे जो कालक्रम है वो आपको यहाँ पे पहचानना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका IMDB आया है, फिर गूगल आया है, फिर लिंक्डइन आया है, फिर आपका यूट्यूब आया है, ठीक है। अब इनके ईयर्स क्या है, कौन कौन से साल में ये आए हैं वो मुझे आप कमेंट करके बताना। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। गूगल कब आया, लिंक्डइन कब आया, यूट्यूब कब आया, फेसबुक कब आया, ट्विटर कब आया, इंस्टाग्राम कब आया, व्हाट्सएप कब आया। ऐसे क्वेश्चन आपसे कम्युनिकेशन वाली यूनिट में भी पूछते हैं और आपसे जो आईसीटी वाली यूनिट है इसमें भी पूछते हैं। तो आपको ऐसे याद नहीं सोचना कि भाई ये तो आपकी है ना क्या ही पूछेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका पूरा करेक्ट सीक्वेंस है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IPTV। IPTV की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल टेलीविजन, इंटरनेट है ना प्रोलिफरेशन टेलीविजन, इंटर प्रोविजनल टेलीविजन या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन IPTV की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो जितने भी फुल फॉर्म्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है आप उसको याद कर लेना। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दोनों ही दिए हुए हैं, आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मूक्स से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। फ्लेक्सिबल एंड ओपन of self-directed online learning designed for mass participation। MOOCs कोर्स जो है वो क्या है उसके बारे में 4 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। आपसे पहला कथन बोला है फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ऑनलाइन लर्निंग डिजाइंड फॉर मास पार्टिसिपेशन, या फिर दूसरा बोला है फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर टीचर डायरेक्टेड ऑनलाइन लर्निंग डिजाइंड फॉर मास पार्टिसिपेशन। क्या ये टीचर डायरेक्टेड है या ये सेल्फ डायरेक्टेड है। मूक्स पढ़ा है, अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी मूक्स आता है और है ना मूक्स स्वयं जो है वो आपके ICT में भी आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके 2-3 यूनिट से को रिलेट करते हैं। फिर थर्ड बोला है फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ऑफलाइन लर्निंग है, क्या ये ऑफलाइन लर्निंग है। तो अगर आपको मूक्स की फुल फॉर्म भी पता है तो आप इसका आंसर जो है यहाँ पे आसानी से दे सकते हो। फिर बोला है फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ टीचर डायरेक्टेड ऑफलाइन लर्निंग डिजाइन। मूक्स की फुल फॉर्म क्या है पहले उसको देख लेते हैं, MOOCS, ठीक है, यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल जो हैं इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए मैसिव है। मैसिव ओपन, ओ का मतलब हो गया ओपन, ओपन यानी कि सभी के लिए खुला हुआ है, कोई भी यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, ये सभी के लिए ओपन है। ऑनलाइन, ओ का मतलब दूसरा ओ का मतलब ऑनलाइन हो गया कि ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है। तो जहाँ भी ऑफलाइन दिया हुआ है ये लिखा हुआ है कि ये ऑफलाइन लर्निंग है, नहीं, ये दिया हुआ है ये ऑफलाइन लर्निंग है, नहीं, ये ऑफलाइन नहीं है, ठीक है।
और फिर है ना सी का मतलब है कोर्स, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ऐसे कोर्सेज हैं जो कि ओपन है सभी के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होते हैं। और मैसिव क्यों है, क्योंकि काफ़ी सारे लैक्स ऑफ पीपल जो है, काफ़ी सारे लार्ज नंबर में पीपल जो है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स यानी कि मूक्स। अब यहाँ पे दो ऑप्शन तो आपके चले गए, अब इसमें से आपको चेक करना है कि ये सेल्फ डायरेक्टेड है या फिर टीचर डायरेक्टेड है। तो ये टीचर डायरेक्टेड नहीं होता, ये आपका सेल्फ डायरेक्टेड होता है। अगर टीचर नहीं भी है तो भी बच्चा जो है वो यहाँ पे मूक्स कोर्स के माध्यम से पढ़ाई कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबल भी है, ये ओपन भी है, ये सेल्फ डायरेक्टेड भी है, ये ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आपको हिंदी में दिया हुआ है कि बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो होते हैं मूक्स, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये स्वनिर्देशित होते हैं, ऑनलाइन शिक्षण का लचीला और खुला रूप सामूहिक भागीदारी के लिए डिजाइन किया गया है, ये बिल्कुल सही कथन है। पर इसमें बोला है कि शिक्षक निर्देशित होते हैं, और नहीं, ये तो बिल्कुल कथन गलत है आपका। सी वाला बोला है कि सामूहिक भागीदारी के लिए डिजाइन किया गया स्वनिर्देशित ऑफलाइन शिक्षण है। स्वनिर्देशित तो सही है, पर क्या ये ऑफलाइन होते हैं, ये ऑफलाइन नहीं होते हैं। और सामूहिक भागीदारी के लिए डिजाइन किया गया शिक्षक निर्देशित ऑफलाइन शिक्षण है, तो ना ही ये शिक्षक निर्देशित होते हैं, ये तो स्वनिर्देशित होते हैं, और ना ही ये ऑफलाइन शिक्षण होते हैं, तो दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। ये है ना स्वनिर्देशित होते हैं, ये ऑनलाइन होते हैं, ये लचीले होते हैं, ये खुले हुए होते हैं सभी के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज। इंटरनेट फैसिलिटीज जो है उसकी करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या है वो आपको यहाँ पे चूज करके बतानी है। अगेन आपसे यहाँ पे क्रम वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अमेजॉन, गूगल, स्नैपचैट, फेसबुक, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, स्नैपचैट, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, स्नैपचैट, या फिर गूगल है ना अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, स्नैपचैट। तो करेक्ट सही क्रम क्या है इसका वो आपको यहाँ पे चूज करके बताना है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा था और आपको बताया था कि अमेजॉन कब आया, गूगल कब आया, फ्लिपकार्ट कब आया, स्नैपचैट कब आया, फेसबुक कब आया, व्हाट्सएप कब आया, टेलीग्राम कब आया, इंस्टाग्राम कब आया। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनकी डेट्स आपको पता होनी चाहिए, सही क्रम जो है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ऐसे सवाल में आपसे एग्जाम जो है वो एग्जाम में सवाल जो है वो आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो सही क्रम क्या है इसका सही क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आपका अमेजॉन है, फिर आपका गूगल आया, फेसबुक आया और स्नैपचैट आया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ए टू सी आर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। ए से सी तक दिए गए निम्नलिखित अनुप्रयोगों में से कौन है ना मुक्त स्रोत डिजिटल प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर निर्धारित है। PHP, विनरेयर या डिजीलॉकर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। विनरेयर जो है वो आपका ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, बाकी PHP और डिजीलॉकर जो है वो आपका यहाँ पे क्या है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। डिजीलॉकर क्या होता है, आप यहाँ पे एक है ना प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, कौन से ईयर में आया है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, डिजीलॉकर पे आप अपने है ना आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता था, पहले तो हम जहाँ भी जाते थे, कंपनी में है ना, ऑफिस में, कंपनी में, कहीं पे भी जाते थे, तो इंटरव्यू देने के लिए पूरी फाइल जो है वो हमको साथ में लेके जानी पड़ती थी। फाइल कहीं पे भी भूल गए तो फिर लफड़ा होता था। कहीं पे है ना ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको अपना जो है ना लाइसेंस वगैरह है वो सब लेके जाना होता था। लेकिन डिजीलॉकर पे क्या कर सकते हो, अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पे अपलोड कर दो, कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं है। फोन तो हमेशा सब लेके ही जाते हैं, तो कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो वो फोन के माध्यम से, फोन में आपके डॉक्यूमेंट होंगे, डिजीलॉकर में आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेव रहेंगे, सेफ रहेंगे, और यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अगर किसी को जरूरत होती है तो वहाँ पे दिखा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए और सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे आपसे अगेन वेब 3.0 से जुड़े हुए दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने वेब 3.0 से जुड़े हुए जो कथन है उसको देखा था। तो पहला कथन क्या पूछा है, वेब 3.0 इज एन इंटरएक्टिव वेब एंड इट्स ग्रेटेस्ट वर्च्यू इज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन। यानी कि वेब 3.0 अंतः क्रियात्मक वेब है, इंटरएक्टिव वेब है, और इसका सर्वोत्तम गुण विषय वस्तु निर्माण का लोकतांत्रिकरण है। और दूसरा कथन क्या बोला है, एप्पल्स सीरी which can summarize large amount of information into knowledge and useful action for people is an example of a web 3.0। एप्पल में आपने है ना सीरी का नाम सुना होगा, जैसे हमारे है ना काफ़ी सारे है ना फोन्स में जो आपके है ना AI टूल्स आते हैं, वैसे एप्पल में आपका सीरी आता है। ठीक है, तो आप ये जो सीरी है क्या ये वेब 3.0 का एग्जाम्पल है, वो आपसे पूछा है। और पहले कथन में बोला है कि वेब 3.0 जो है वो एक इंटरएक्टिव वेब है जो कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन की बात करता है। तो आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे आपके है ना पहला कथन जो है वो तो गलत है, पर दूसरा कथन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला कथन आपका असत्य है, दूसरा कथन आपका सत्य है। सीरी जो है वो आपका वेब 3.0 का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरा कथन जो है वो आपका गलत है। पहला कथन जो है वो आपका गलत है कि वेब 3.0 अंतः क्रियात्मक वेब है और इसका सर्वोत्तम
सर्वोत्तम गुण विषय वस्तु निर्माण का लोकतांत्रिकरण है, ये बिल्कुल गलत कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्या पूछा है, विवाल्डी इज अ वेब सर्च इंजन और माइक्रोसॉफ्ट बिंज इज अ वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे आपको बताना है विवाल्डी एक वेब सर्च इंजन है और माइक्रोसॉफ्ट है ना बिंग जो है वो आपका वेब ब्राउजर है। दोनों में से कौन सा कथन आपका सही है वो बताना है। तो दोनों ही कथन जो है वो आपके असत्य हैं, ना ही ये सर्च इंजन है और ना ही ये आपका वेब ब्राउजर है। दोनों कथन आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताना कि ये माइक्रोसॉफ्ट बिंग और ये विवाल्डी जो है ये है क्या एक्चुअली में। अगर ये सर्च इंजन और वेब ब्राउजर नहीं है तो फिर ये क्या है वो मुझे कमेंट करके बताना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या पूछा है, द टर्म मेसेपेटिया एंड वेनेसरी mentioned in the news over the last few years are related to mobile apps, cryptocurrency, cyber attacks या फिर virtual reality। जो आपका है ना विगत कुछ वर्षों में खबरों में रहने वाले जो शब्द है, मेज है हो गया आपका, पैटे है ना पैटिया हो गया आपका, और आपका विनाक्राई हो गया, ये किससे संबंधित है? ये आपका मोबाइल ऐप से संबंधित है, या आपका क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है, साइबर अटैक से संबंधित है, या फिर आपका वर्चुअल रियलिटी से संबंधित है? तो ये आपके साइबर अटैक्स से जुड़े हुए हैं। साइबर अटैक आपका टॉपिक भी दिया हुआ है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे मेलवेयर्स जो है वो पढ़ने होते हैं। तो ये आपके मैज हो गया, आपका पिटिया हो गया, आपका वेनाक्राई हो गया, ये सब आपके साइबर अटैक से जुड़े हुए टर्म्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ आप देखते हो जो आपके टॉपिक आपसे सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है तो उसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लिया करो, क्योंकि ऐसे करंट अफेयर की न्यूज़ आपके टॉपिक से जुड़ी हुई होती है तो फिर वो आपके टॉपिक में वो सवाल जो है वो पूछ के दे देते हैं। अब अगला सवाल क्या पूछा है, दो कथन दिए हुए हैं, NMEICT का जुड़ा हुआ दो कथन है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। पहला कथन पूछा है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एनविजन्ड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो आपका NMEICT है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्या, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन जो है आपका NMEICT का है ना की परिकल्पना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में की गई है क्या? क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको पैसे देती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्या आपकी NMEICT? और दूसरा कथन क्या बोला है, NMEICT हैज प्रोड्यूस्ड वंडरस बेनिफिट फॉर यंग माइंड स्टडिंग इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। यानी कि NMEICT ने प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों में है ना अध्ययन है ना नौनिहालों एवं नवयुवकों हेतु है ना आश्चर्यजनक लाभ प्रदान किए हैं। जो आपका NMEICT है उसने प्राइमरी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ने वाले यंग बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी सारे लाभ जो है वो प्रदान किए हैं। तो कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है वो आपको चूज करके मुझे बताना है। पहला कथन तो यहाँ पे सही है पर दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहला कथन क्या है, NMEICT जो है वो आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में बनाई गई है, ये बिल्कुल सही कथन है कि ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पर दूसरा कथन गलत है कि ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी और हाई एजुकेशन के बच्चों को है ना लाभ प्रदान करने के लिए बनाई गई है, ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। तो पहला कथन सही हो जाएगा किंतु दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब NMEICT की फुल फॉर्म क्या है वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसकी करेक्ट फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। डिजिटल सिग्नेचर सर्विस दैट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड डिगी साइन डेस्क, ई साइन डेस्क, ऑनलाइन साइन डेस्क या फिर गूगल साइन। डिजिटल हस्ताक्षर सेवा जिसे आधार मंच पर प्रारंभ किया गया है। आपके जो आधार प्लेटफॉर्म है, आधार प्लेटफॉर्म पे आपको अब डिजिटल सिग्नेचर जो है वो करने होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिगी साइन डेस्क बोलते हैं, या फिर इसको हम ई साइन डेस्क बोलते हैं, ऑनलाइन साइन डेस्क बोलते हैं, या फिर गूगल साइन इन कहते हैं। तो इसको हम ई साइन डेस्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके ई गवर्नेंस का टॉपिक दिया हुआ है कि भाई हम गवर्नेंस के अंदर किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, ये आपका ICT के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है, सबसे लास्ट का टॉपिक है। तो इसमें भी आपको पढ़ने हैं कि गवर्नेंस में हम कौन कौन से ICT टूल्स का उपयोग कर सकते हैं, और वो सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, वो सारे ICT टूल्स का यूज़ करके हम किस तरीके से गवर्नेंस को, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को और बेनिफिशियल बना सकते हैं, और बेहतर और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, और अकाउंटेबल बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही है टेक्नोलॉजी को लेकर, ICT को लेकर, ICT को एनहेंस करने के लिए कौन कौन सी स्कीम आ रही है, कोई नया प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है, या जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। जो भी लेटेस्ट की है वो तो एटलीस्ट आपको पढ़नी ही होती है, क्योंकि लेटेस्ट की आपके करंट अफेयर में भी आ जाती है और आपके टॉपिक से जुड़ी हुई है, तो वो आपके टॉपिक के अंडर भी आपको पढ़नी होती है। तो यहाँ पे बोला था
ताकि आपका जो है ना डिजिटल हस्ताक्षर सेवा, जिसे आधार मंच पर है ना, आधार प्लेटफॉर्म पे है ना शुरू करा गया है डिजिटल हस्ताक्षर, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ई साइन डेस्क बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दो कथन दिए हुए हैं, पूछा है कि कौन सा सही कथन है, कौन सा आपका गलत कथन है। तो पहला बोला है कि अ म्यूजिक क्लिप स्टोर्ड इन MP3 फॉर्मेट वुड टेक अप मोर मेमोरी देन द सेम क्लिप स्टोर्ड इन वेव फॉर्मेट। यानी कि आपकी एक है ना MP3 संरूप में भंडारित एक संगीत क्लिप जो आपके है ना MVP रूप में भंडारित उसी क्लिप की तुलना में अधिक मेमोरी लेती है। अगर आपने कोई ऑडियो फाइल को रिकॉर्ड किया है MP3 में, वो है ना वेव से ज़्यादा आपकी जो है ना मेमोरी है वो लेगी। यानी कि वेव के अंदर एक तो आप अपनी है ना ऑडियो फाइल को स्टोर करोगे और एक आप MP3 के अंदर अपनी ऑडियो फाइल को स्टोर करोगे, तो MP3 जो है वो ज़्यादा मेमोरी की कैपेसिटी मांगती है बजाय वेव के। पहला तो ये कथन बोला है। दूसरा कथन क्या बोला है, म्यूजिक फाइल स्टोर्ड इन MP3 फॉर्मेट आर ऑफ बेटर क्वालिटी देन वेव फॉर्मेट। वेव फॉर्मेट, अब ये सारे होते क्या है, MP3, MP4, वेव, ये सब आपके क्या होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं। जब हम कोई भी फाइल को सेव करते हैं, आपके सारी फाइल्स के लिए अलग अलग तरीके के एक्सटेंशंस होते हैं। अगर आप इमेज का यूज़ कर रहे हो, अगर आप है ना GIF का यूज़ करते हो तो उसके लिए आपके अलग एक्सटेंशन होते हैं। अगर आप वीडियो का यूज़ करते हो तो उसके लिए आपका MP4 और ऐसे अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं। अगर आप टेक्स्ट का यूज़ करते हो तो उसके लिए TXT और काफ़ी सारे आपके एक्सटेंशंस होते हैं। अगर आप वीडियो मतलब अगर आप ऑडियो क्लिप को यूज़ करना चाहते हो, अगर आप है ना म्यूज़िक वगैरह को स्टोर करते हो, ऑडियो की फाइल को सेव करते हो, तो उसके लिए आपके MP3, वेव, ऐसे अलग अलग प्रकार के एक्सटेंशंस आते हैं। ये भी आपको पढ़ने होंगे कि कौन सी फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन आपका लगता है। ये भी सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आपका दूसरा कथन क्या बोलता है कि भाई MP3 में आप जो भी फाइल को सेव करोगे वो MP4 के फॉर्मेट के बजाय बेटर क्वालिटी में होगी। और पहला कथन बोला था कि MP3 में आप जो भी फाइल को सेव करोगे वो ज़्यादा मेमोरी की कैपेसिटी मांगेगी बजाय MP4 के। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन आपके गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी यही बोला था कि MP3 पे हम है ना अगर कोई भी है ना फाइल को सेव करते हैं तो वो आपका है ना वेव फाइल से ज़्यादा कैपेसिटी मांगती है, तो ये कथन गलत है। और दूसरे ने बोला है कि MP3 में अगर आप कोई भी फाइल को सेव करोगे तो वो वेव फाइल के बजाय में आपको है ना बेहतर गुणवत्ता परक चीज़ जो है वो प्रोवाइड करेगी, तो ये भी कथन आपका गलत है। तो दोनों ही कथन आपके असत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन आपसे मेमोरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि मेमोरी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे फिर से मेमोरी का क्वेश्चन पूछा गया है। अरेंज द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट मेमोरी। आपको यहाँ पे जो कंप्यूटर की स्मृति होती है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, उसको तीव्रतम से मंद गति वाली मेमोरी के क्रम में जमाना है, ठीक है। आपने यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और टर्शरी मेमोरी आई होप अभी तक पढ़ ली होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे पहले हायरार्की बता देती हूँ, फिर हम इसको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले होते हैं आपके रजिस्टर्स, फिर होती है आपकी कैश मेमोरी, फिर होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी जिसमें आपका रैम और रोम आता है, फिर आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी जिसमें आप अपनी है ना जो भी आपकी अलग अलग CD, DVDs वगैरह होती है उसको स्टोर करते हो। अब ये तो आपको समझ में आ गया। पहले रजिस्टर्स होंगे, फिर कैश मेमोरी होगी, फिर प्राइमरी मेमोरी होगी जिसमें आपका रैम आता है और रोम आता है, फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है जहाँ पे हम है ना आपकी जो CD, DVDs वगैरह होते हैं है ना ब्लू रे वगैरह होती है, उन सबको स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं, हार्ड डिस्क है, रैम है, CD रोम है, CPU रजिस्टर है और कैश मेमोरी है, इसको आपको फास्टेस्ट से लोवेस्ट के रूप में जमाना है। अब जो मेमोरी आपके CPU से पास में होगी वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होगी, और जितनी ज़्यादा जो है ना और जो मेमोरी आपकी जितनी ज़्यादा दूर होती जाएगी CPU से वो उतनी ही स्लो होती रहेगी। और एक तो ये बात आपको याद रखनी है कि भाई जो मेमोरी CPU के पास में रहेगी वो उतनी ही ज़्यादा फास्ट रहेगी। जो मेमोरी जितनी ज़्यादा दूर जाती जाएगी CPU से, यानी कि CPU का और मेमोरी का डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, तो जो काम करने की जो स्पीड है वो भी उस मेमोरी की धीरे धीरे कम होती रहेगी। रजिस्टर्स जो है वो आपके CPU के अंदर ही होते हैं या फिर CPU के बहना बहुत नज़दीक में होते हैं, तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, टर्शरी मेमोरी जो होती है, वो CPU से दूर होती है, तो ये आपकी स्लो मेमोरी होती है। तो एक तो आपको स्पीड के रूप में याद रखना है और एक आपको याद रखना है कॉस्ट के रूप में। जो मेमोरी जितनी ज़्यादा CPU के पास में होगी वो उतनी ही ज़्यादा फास्ट होती है और वो उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्सपेंसिव यानी कि महंगी होती है। अब अगर कोई चीज़ फास्ट है और कोई चीज़ स्लो है तो जो फास्ट है वो एक्सपेंसिव होगी, कोई स्लो है तो उसके पैसे भी कम लगेंगे। और जो चीज़ जितनी ज़्यादा CPU से दूर होगी वो उतनी ही ज़्यादा स्लो होगी, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो उतनी ही ज़्यादा स्लो होगी, और उसका जो पैसे है, जो कॉस्ट है, वो भी आपकी प्राइमरी मेमोरी से यानी कि जो आपकी पास वाली मेमोरी है उससे कम होगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है।
और सीक्वेंस आपको याद रखना है कि पहले आते हैं आपके रजिस्टर्स, फिर आती है आपकी कैश मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी और फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में पहले रैम आता है, फिर आपका रोम आता है। ठीक है, सब मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हमको इसको क्या करना है, पूरा सही क्रम में जमाना है, तेज गति से धीमी गति वाली मेमोरी में जमाना है। तो मैंने बताया रजिस्टर जो है वो सबसे है ना नज़दीक होते हैं, तो सबसे पहले रजिस्टर आ जाएगा, सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब जहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, तो 2 ऑप्शन चले गए, अब से 50-50 का खेल बचा है। तो डी और ई यहाँ पे दिए हुए हैं, डी और ई यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि पहले डी होगा, रजिस्टर होगा, फिर आपकी कैश मेमोरी होगी, अभी मैंने आपको बताया आपको पहले रजिस्टर होंगे, फिर कैश होगी, फिर आपकी प्राइमरी मेमोरी होगी। प्राइमरी में भी पहले आपका रैम आएगा, फिर आपका रोम आएगा, तो यानी कि पहले आपका बी आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है एक में ए ऑप्शन, एक में बी ऑप्शन, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। हार्ड डिस्क तो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है, रैम जो है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी में आती है, तो पहले प्राइमरी मेमोरी आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये ऐसे आपको पूरी मेमोरी का सीक्वेंस जो है वो याद रखना है। पहले रजिस्टर्स आएंगे, फिर कैश मेमोरी आएगी, फिर प्राइमरी आएगी, फिर सेकेंडरी आएगी। प्राइमरी में भी पहले रैम आएगा और फिर रोम आएगा। और जो मैंने आपको टेक्निक बताई याद रखने की कि भाई कौन फास्ट होगी, कौन स्लो होगी, कौन महंगी होगी, कौन आपकी है ना सस्ती होगी, वो भी याद रख लेना। जो जितनी ज़्यादा सीपीयू के पास में होगी उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी और महंगी होगी। जो जितनी ज़्यादा सीपीयू से दूर जाती जाएगी वो उतनी ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी, और उसकी जो है ना प्राइस है, जो पैसे हैं वो भी कम हो जाएंगे, यानी कि वो उतनी ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। पहले आपके रजिस्टर्स आ जाएंगे, फिर आपकी कैश मेमोरी आ जाएगी, फिर आपकी मेन मेमोरी यानी कि रैम आ जाएगा, फिर आपकी हार्ड डिस्क आएगी और फिर आपकी सीडी रोम आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये सेम चीज़ आपकी यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है, इसको देख सकते हो। पहले आपका डी आ जाएगा, फिर आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, फिर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिर हार्ड डिस्क और फिर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीडी रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी जहाँ पे हमने 10 से 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे होंगे, सारा एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे क्लियर करवा दिए हैं क्वेश्चन के माध्यम से, तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। आपके क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको क्लासेस की सारी अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।